हेलो। गुड गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो रही है। आप सभी बच्चों का फिर एक बार स्वागत है सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पर। जल्दी सारे बच्चे आ जाइए, क्लास आरंभ होने वाली है। ओके, कल तक हम पढ़े थे मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। आज अपन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी सारे बच्चे आ जाइए, जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं तो कक्षा को आरंभ किया जाए। जल्दी से बेटा सारे बच्चे आ जाएं तो क्लास का आरंभ हो। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में निशाद नरबरी बेटा गुड इवनिंग। जल्दी सारे बच्चे आ जाएं तो कक्षा आरंभ हो। तो आज टॉपिक रहेगा बच्चों, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से लिंक शेयर करें। नीलम कुशवाहा गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी सारे बच्चे बेटा आ जाओ तो कक्षा आरंभ हो। समय हो गया है बच्चों, जल्दी से आइए। नीरज कुमार जय हिंद बेटा, जय हिंद। जल्दी सारे बच्चे बेटा जुड़ जाइए तो क्लास आरंभ हो। अंकित गुप्ता बेटा गुड इवनिंग। जल्दी सारे बच्चे बेटा आ जाओ तो क्लास आरंभ करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं बेटा। आज 23 मार्च है और पूरा देश शहीद दिवस मना रहा है। बेटा क्या मना रहा है? शहीद दिवस। बेटा किसकी याद में मनाते हैं शहीद दिवस? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये आजादी के तीन दीवाने, भारत के राष्ट्रीय हीरो, जिनको आज के ही दिन लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। लाहौर की सेंट्रल जेल में आज के दिन ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था। एक दिन पहले इनको फांसी 24 मार्च को मुकर्रर हुई थी, बट जनता इनको रिलीज करने के लिए मूवमेंट चला रही थी, तो जनता के विरोध को देखते हुए एक दिन पहले ही लाहौर की सेंट्रल जेल में इनको फांसी दे दी गई। आपको याद होगा कि भगत सिंह को किस केस में सजा हुई थी फांसी की? जल्दी से बताएंगे क्या बच्चों? भगत सिंह को
नीरज कुमार जल्दी से बताइए कि भगत सिंह को किस केस में फांसी की सजा हुई थी। ऑप्शंस दे दूं बेटा क्या? जल्दी बताइए, भगत सिंह को किस केस में फांसी की सजा हुई थी? चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं। असेंबली में बम फेंकने पर, कांकोरी ट्रेन डकैती कांड में, और सौंडर्स हत्याकांड में। सौंडर्स हत्याकांड में या चटगांव चटगांव शस्त्रागार डकैती कांड में? जल्दी से बताइए किस घटना में भगत सिंह को फांसी हुई थी? नीरज कुमार कह रहे हैं कि बम फेंका था। राहुल सर बेटा हेलो गुड इवनिंग। बेटा सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। जल्दी से बताइए। सत्यवान कह रहे हैं कोई भी नहीं। सत्यवान का आंसर आया है कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर बताइए, भगत सिंह को इनमें से किस केस में फांसी हुई थी? आपको मालूम है कि 23 मार्च को भगत सिंह को उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी हुई थी। तो इनमें से वो कौन सी घटना थी जिसमें इन्हें फांसी हुई थी? अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है। सही आंसर किसी का नहीं है अभी। रूपेंद्र राठौर कह रहे हैं जनरल सैंडर्स की हत्या की थी काउंसिल हॉल में। बिल्कुल सही, रूपेंद्र सही कह रहे हैं, सैंडर्स को हत्या किया था। सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह को फांसी हुई थी। असेंबली में बम भी भगत सिंह ने फेंका था, लेकिन असेंबली में उस समय कोई भी मरा नहीं था। असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था, इसलिए इस केस में भगत सिंह को फांसी नहीं हुई थी। हाँ, अरेस्ट इसी केस में हुए थे। असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह भागे नहीं थे। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज सरकार गूंगी और बहरी है, इसे केवल बम की भाषा ही सुनाई देती है, इसलिए वो भागे नहीं थे और अरेस्ट हो गए थे। लेकिन सौंडर्स हत्याकांड में इन्हें फांसी हुआ था। ओके बच्चों, किसी ने आंसर नहीं दिया है, केवल रूपेंद्र ने आंसर दिया था सही। ओके चलिए अब अपन टॉपिक पे लौट आते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, ये टॉपिक है बेटा। जल्दी से वीडियो को लाइक करें बेटा। लाइक नहीं किया अभी लोगों ने, अभी लाइक नहीं किया है, जल्दी से बेटा लाइक करो तो टॉपिक आगे शुरू करें। रॉक्स बेटा गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मध्य प्रदेश में और भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई थी। तो याद रखें, मध्य प्रदेश में और भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित किया गया था। हालांकि ब्रिटिश काल में 1862 में पहली वन नीति घोषित की गई थी। हालांकि ब्रिटिश काल में 1862 में पहली बार वन नीति घोषित की गई थी, जो होशंगाबाद के बोरी अभ्यारण्य में लागू की गई थी।
लेकिन आजादी के बाद पहली वन नीति 1952 में। और वर्तमान में 2005 वर्तमान में 2005 की वन नीति लागू है। याद रखें, वर्तमान में 2005 की वन नीति मध्य प्रदेश में लागू है। तो पहली कब घोषित की गई थी? 1952 में। और अभी कौन सी लागू है? 2005 की। ठीक है ना बेटा? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है कि पहली कब घोषित हुई और अभी कौन सी लागू है? बेटा क्लियर है? और मध्य प्रदेश में जो वन विभाग है, मध्य प्रदेश में जो वन विभाग है वो जो है कब लागू हुआ था बेटा? मध्य प्रदेश में जो वन विभाग है वो 1860 में लागू हुआ था। बोलो बच्चा। क्या हुआ? कैमरा चला गया? मैं देख रहा हूं। कुछ दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है बेटा? ओके। हाँ, थोड़ा पैर हिल गया था इसलिए। तो ठीक है ना बेटा? 2005 में जो वन नीति थी वो अभी लागू है। आगे चले। और वन विभाग मध्य प्रदेश में हम बात करें, वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में जो वन विभाग था वो 1860 में स्थापित हुआ था। बेटा कब हुआ था? 1860 में वन विभाग स्थापित हुआ था। ओके, आगे चले बेटा। चलिए, मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के विकास के लिए, वन्य जीवों के विकास के लिए वन्य जीव अधिनियम, बेटा ये याद रखें कि वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ था? वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में लागू किया गया है। भारत में वाइल्ड लाइफ एक्ट वन्य जीव अधिनियम 72 में लागू किया गया था। ओके, इसका उद्देश्य क्या था बेटा? वन्य जीवों का संरक्षण और उनका विकास। बेटा क्लियर है? भारत में वन्य जीव अधिनियम वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में स्थापित किया गया था। इसके द्वारा वन्य जीवों का विकास करना था और उनका संरक्षण करना था। इसी के द्वारा वन्य जीवों के शिकार पर बैन लगा दिया गया। अगर यहाँ एक प्रश्न आता है कि भारत में वन्य जीवों के शिकार पर बैन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया, तो याद रखना मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर 1971 में ही लगा दिया था। मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य था जहां वन्य जीवों के शिकार पर बैन लगा दिया था, कानून बनने से पहले ही। एमपी स्टेट ने कानून बना दिया था जिसके द्वारा वन्य जीवों के शिकार पर बैन लगा दिया था। याद रखें बेटा, क्लियर है? बोलो बच्चों। वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। और इसे सबसे पहले बेटा कहां लागू किया गया था? जिम कॉर्बेट। याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट में सबसे पहले लागू किया गया। और इसे मध्य प्रदेश में 1974 में लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में 1974 में है। और भारत में सबसे पहले जिम कॉर्बेट, नैनीताल उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट एक जगह का नाम, पार्क है। कहां पर है बेटा? उत्तराखंड में है, नैनीताल जिले में है। वहां पर इसको लागू किया गया था। क्लियर बेटा? आगे चले। बहुत बढ़िया। चलिए, मध्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जीवों के संरक्षण के लिए बेटा ऐसी प्रजातियां
जो विलुप्त हो रही हैं, दुर्लभ प्रजाति के जीवों के लिए 1974 मध्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जीवों के लिए 1974 में ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी लागू किया गया था, जिनको बचाना है। और आपको पता होगा, एक सिंपल सा प्रश्न है कि भारत में और दुनिया में ऐसे जीव जो विलुप्त हो रहे हैं, ऐसे जीव जो विलुप्त हो रहे हैं, उनका जो जारी होता है डेटा, वो रेड डेटा बुक में होता है। बेटा काय में होता है? रेड डेटा बुक में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिमालय बस्टर्ड सुना होगा, हिमालय बटेर, हिमालय चीता, गिद्ध, ये सब विलुप्त हो रहे हैं। एक संस्था और होती है बेटा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN नाम है इसका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये संस्था जो है ना, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। जो विलुप्त हो रहे जीवों को या संकट में जो जीव हैं उनके लिए डेटा अनाउंस करती है। ओके, तो वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ ये आपको मालूम चल गया, और रेड डेटा बुक क्या होता है ये मालूम चल गया। बेटा समझ में आया? आगे चलते हैं। सलोनी शर्मा बेटा गुड इवनिंग, आप लेट हो। चलिए, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर। बेटा अभी हम पार्क पे पहुंचेंगे, पहले हम वन्य जीवों के लिए क्या क्या नियम बनाए हैं थोड़ा सा उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर, जैव आरक्षित क्षेत्र। बेटा क्या बोलते हैं इनको? जैव आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि करोड़ों साल पहले जो जीवों के अवशेष थे उनको जो है इकट्ठा किया गया है, उनको नाम दिया गया है जैव आरक्षित क्षेत्र। ओके, यहाँ बहुत सारे जीवों के अवशेष हैं। क्लियर है बेटा? तो अब बताना यह है कि भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। भारत का पहला प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आपने भारत के भूगोल में पढ़ा होगा, जल्दी से बताइए। भारत का पहला, बेटा मध्य प्रदेश का पहला है पचमढ़ी, नाम सुना होगा आपने, होशंगाबाद में 1999 में बनाया गया था। ये भारत का 10वां था, भारत का 10वां और MP का पहला। तो जल्दी से बताइए भारत का पहला कौन सा था? आंसर नहीं आया। मंडला नहीं, नीलगिरी, याद रखे नीलगिरी है, नीलगिरी तमिलनाडु। भारत का पहला नीलगिरी तमिलनाडु में है और ये बनाया गया था 1986 में। याद रखें, अगर प्रश्न आता है कि भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र या जैव विविधता क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर कौन सा है, तो नीलगिरी है तमिलनाडु में, और इसको 1986 में बनाया गया था। बोलो बच्चों। नीरज कुमार कह रहे हैं कि तमिलनाडु, बिल्कुल सही है, नाम है नीलगिरी। ओके, और भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का रण। ये दो क्वेश्चन भारत के बारे में है। और भारत का सबसे बड़ा, अगर प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र,
अगर आता है कि भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे कच्छ। कच्छ का रण बेटा कहां पड़ता है? गुजरात में है। भारत का पहला नीलगिरी और भारत का सबसे बड़ा बेटा कहां पर है? कच्छ का रण सुना होगा आपने, गिरी गुजरात, गिरी गुजरात। ओके बेटा क्लियर है? चले आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। अब अपन लौट के फिर एमपी में आ जाते हैं। अब बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में अभी कितने बायो स्परिजम सेंटर हैं, जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? बताएंगे बेटा कि मध्य प्रदेश में अभी कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? बेटा वीडियो को लाइक भी करना है, जल्दी से लाइक भी करिए। मध्य प्रदेश में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? तो याद रखें कुल 5 हो गए हैं। बेटा कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं, याद रखना बेटा, मैं नाम लिख रहा हूं। नंबर 1 पचमढ़ी, ये पहला है। दूसरा अचानक मार, अचानक मार। तीसरा पन्ना, नाम सुना है? मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 5, हाँ नीरज कुमार सही कह रहे हैं, 5 हैं, है ना। और एक होल और है पातालकोट और नारो हिल्स। और बेटा कौन सा है? पातालकोट। और 5वां है नारो हिल्स। कुल 5 हैं, पहले 3 थे, अभी 2 और बन गए हैं। बेटा कौन से? तो याद रखें पातालकोट, और ये 2019 में बनाए गए हैं। ये करंट का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 2 नए जैव आरक्षित क्षेत्र कौन से बने हैं? तो एक है पातालकोट और दूसरा है नारो हिल्स। ओके, नारो हिल्स बेटा कहां है? सतना जिले में है। और ये तो पता ही है आप लोगों को, छिंदवाड़ा में है। बेटा कहां पर है? एक प्रश्न आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में पातालकोट किस जनजाति के लिए विख्यात है, जल्दी से बता दीजिए। मध्य प्रदेश में पातालकोट जो सबसे नीचा स्थान है एमपी का, जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, इतने घने जंगल हैं पातालकोट में, तो बता दें आपके पातालकोट मध्य प्रदेश में किस जनजाति का निवास स्थान है, जल्दी बता दीजिए। मध्य प्रदेश में पातालकोट किस जनजाति का निवास स्थान है? भारिया, बिल्कुल सही जवाब है। रूपेंद्र कह रहे हैं कि भारिया जनजाति का स्थान है पातालकोट, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, बहुत बढ़िया। मनीष ने भी कहा है भारिया, बहुत बढ़िया। तो बेटा क्लियर है? तो 5 हो गए। अब एक कौन सा है? पचमढ़ी, जिला पता है होशंगाबाद में है। अचानक मार अमरकंटक, और पन्ना पन्ना जिले में है। क्लियर? और एक प्रश्न सुन लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के कितने, यूनेस्को की लिस्ट में मध्य प्रदेश के कितने प्राकृतिक स्थानों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है, अपनी सूची में शामिल किया है? आपको पता होगा, शामिल किया है। ध्यान रखना, यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, उसमें कुल 6 बेटा प्राकृतिक और ऐतिहासिक 3 स्थान है। आपको पता होगा
भीमबेटका, भीमबेटका, सांची और खजुराहो। मालूम है आपको, ये 3 ऐतिहासिक प्लेस शामिल हैं और आपको बताना है कि कितने प्राकृतिक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मध्य प्रदेश के कुछ प्राकृतिक और कुछ ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है। उनमें से जो ऐतिहासिक स्थल है वो 3 है। मालूम होगा आपको, अभी 3 है और को अस्थायी सूची में शामिल किया गया। ओरछा, ओरछा को 2019 में, ओरछा को 2019 में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अस्थायी, स्थायी नहीं। ओरछा अस्थायी, बट स्थायी 3 ही है। तो प्राकृतिक कितने स्थान है इस लिस्ट में, जल्दी से बता दीजिए। जानकी राठौर 7 नहीं है बेटा, कुल 3 है, ये वाले 3 है। ध्यान रखना बेटा, 3 है, पचमढ़ी, अचानकमार और पन्ना। पन्ना सबसे लास्ट में शामिल हुआ है, पन्ना सबसे लास्ट में 2011 में शामिल हुआ था। ओके, हाँ, 2009 में पचमढ़ी हुआ था, 2011 में अचानकमार हुआ था और पन्ना हुआ था। याद रखें बेटा, ये लास्ट में हुए कुल 6 हो गए। यूनेस्को की लिस्ट में प्राकृतिक भी 3 हो गए और 3 हो गए ऐतिहासिक, तो कुल 6 स्थान शामिल हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। 3 ऐतिहासिक और 3 प्राकृतिक। बच्चों क्लियर है? जल्दी से बताइए। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक भी करिए। राजेश कैन कह रहे हैं 3, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन कुल पूछेगा तो 6 बताएंगे। क्लियर? ओरछा को अस्थायी सूची में रखा गया है, अभी स्थायी सूची में नहीं रखा गया है। अगर वो स्थायी सूची में जाएगा तो 7 हो जाएंगे। ओके बच्चों, हाँ 6 कुल है। बहुत बढ़िया राजेश, आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए अब हम बात करते हैं एमपी में प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, बेटा क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? जल्दी से हाँ बोलिए, हो रहे हैं तो। अगर क्वेश्चन सब क्लियर होते जा रहे हैं तो आप हाँ बोल दीजिए, जिससे मुझे पता लगे भैया आप दिख तो रहे नहीं है, इसलिए जल्दी से हाँ बोल दीजिए। हाँ, और लाइक भी करिए बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम सिंपल है। दुनिया में टाइगर को बचाने के लिए, सेव टाइगर, टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम शुरू हुई थी। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर जो स्कीम था उसका पर्पस क्या था? सेव टाइगर। और इसको स्टार्ट किया था ममफोर्ड ने। ममफोर्ड सबसे पहले दुनिया में इसको जो कॉन्सेप्ट को दिया था वो ममफोर्ड ने दिया था। बेटा क्या नाम था? ममफोर्ड। ओके, या गैनी ममफोर्ड पूरा नाम था, है ना? या कई पुस्तक में इसको गैनी मैनफोर्ड भी लिखा हुआ है। तो याद रखें, गैनी मैनफोर्ड वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसको आरंभ किया। और भारत में बात करें तो भारत में कैलाश सांखला, बेटा क्या नाम था? कैलाश सांखला या कैलाश सांखिल्य। कैलाश सांखला, इसलिए इनको टाइगर मैन कहा जाता है। याद रखें कि भारत में किसे बोलते हैं टाइगर मैन? ऐसे कुछ नाम आते हैं, टाइगर मैन, माउंटेन मैन, है ना, मेट्रो मैन, वाटर मैन, आयरन मैन, है ना, मिसाइल मैन। तो याद रखें इन्हें टाइगर मैन कहते हैं। किसको? कैलाश सांखला को। बोलो बच्चों क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और बता दीजिए कि टाइगर डे कब मनाते हैं?
टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो याद रखें 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं। और बेटा शुरू कहां से हुआ था? रूस से। 2010 में 2010 में टाइगर को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग रूस में हुई थी और तभी से टाइगर डे मनाना शुरू कर दिया है। ठीक है ना बच्चों? 2010 में रूस में टाइगर को बचाने के लिए मीटिंग चला हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग, और उसी में 29 जुलाई को टाइगर डे मनाने का निर्णय लिया गया और तब से 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं। अगला प्रश्न सुनिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं 526, याद रखें। तो एक प्रश्न आता है कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में है और दूसरा स्थान है कर्नाटका, यहाँ 524 है और तीसरा स्थान उत्तराखंड का है। ओके, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। कुछ समय के लिए ये दर्जा एमपी से छीन लिया था और कर्नाटक नंबर 1 पे पहुंच गया था, लेकिन अब मध्य प्रदेश फिर नंबर 1 पर है। टाइगर की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश वर्तमान में फिर नंबर 1 पर आ गया है। बोलो बच्चों। हाँ बेटा, लाइक भी तो करो यार चैनल को, तुम लाइक ही नहीं कर रहे हो, है ना? यहां तक कोई दिक्कत? तो नंबर 1 मध्य प्रदेश है, नंबर 2 कर्नाटका है और नंबर 3 उत्तराखंड है 472 के साथ में। आगे चले बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब हुआ। तो बेटा याद रखें 1 अप्रैल, बेटा ये डेट अवश्य याद रखें, 73। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम 1 अप्रैल 1973 को 1973 में स्टार्ट हुई थी। बेटा कब हुई थी? 1973 में। बेटा क्लियर है? भारत में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम ये लागू हुई कब? 1973 1 अप्रैल। क्लियर? अगला प्रश्न आता है कि भारत में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर योजना किस पार्क में लागू की गई? तो आंसर आएगा बेटा जिम कॉर्बेट। बेटा क्या नाम आएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। बेटा कहां पर? उत्तराखंड, नैनीताल। और याद रखें भारत का पहला नेशनल पार्क भी यही है, भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी यही है। क्लियर है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है जो उत्तराखंड के नैनीताल में है और इसी पार्क में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम लागू की गई थी। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले किस पार्क में लागू की गई? तो आप आंसर क्या देंगे? कान्हा किसली। और बेटा ये किस जिले में है? मंडला जिले में है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। क्लियर है? भारत में सबसे पहले कहां लागू की गई और मध्य प्रदेश में सबसे पहले किस पार्क में लागू की गई? तो कान्हा में, और टाइमिंग था 1974, 1974। जिम कॉर्बेट में 1973 है, ध्यान रखना बेटा। शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 73 को। सबसे पहले जिम कॉर्बेट में 1973, लेकिन जब मध्य प्रदेश लागू हुआ तो 1974 में लागू हुआ है। बच्चों क्लियर है ना? एमपी में सबसे पहले कान्हा में और टाइमिंग था 1974। बोलो बच्चों, क्लास में आनंद आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी से बताएं।
यहां तक कोई तकलीफ नहीं है? चलिए हम अगला प्रश्न बात करते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो पुनः आगे चलेंगे। आपके हाँ करने से हमें ये मालूम चलता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, है ना भैया। ऑनलाइन क्लास में क्या है, आप लोग सामने तो है नहीं कि हम आपके फेस को देख के समझ जाएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। बट अब यहां तो यही तरीका है कि आप हाँ बोले और हमें लगेगा हाँ आपको समझ में आ रहा है। अब प्रश्न सुनिए, मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू है? बेटा आंसर बड़ी समझदारी से देना, हमारे प्रश्न सामान्य नहीं होते, है ना। तो आप बताएं कि मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम लागू है? मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 4, 5, 6 और चौथा ऑप्शन है 7। जल्दी से बता दीजिए मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम लागू है? जल्दी बोलिए। सुनील त्यागी ने कहा है 6, रूपेंद्र राठौर कह रहे हैं 6। एक प्रश्न तो ये हो गया, एक प्रश्न और लिख रहा हूं। मध्य प्रदेश में कितने प्रोजेक्ट टाइगर है? जल्दी से बोलिए, मध्य प्रदेश में कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं? जल्दी बताइए। हाँ बेटा लाइक भी तो करो, तुम वीडियो लाइक नहीं कर रहे यार। संतोष सिंह कह रहे हैं 5, फिर उसका आंसर आया है 6। 2 प्रश्न है, दोनों के आंसर आपको देने हैं। 2 प्रश्न है, दोनों के आंसर आपको देने, जल्दी से दीजिए। मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय पार्कों में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम लागू है और मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं? ऑप्शंस वही है 5, 6, 7 और 4। ऑप्शंस वही है, बस आपको आंसर देना है। मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं और कितने नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर लागू है? बेटा किसी ने आंसर नहीं दिया है। 5 और 7। सलोनी शर्मा कह रही हैं आपने डिलीट ही कर दिया। चलिए मैं बता देता हूं बेटा, यहां की बात करेंगे तो बेटा 6 है और यहां की बात करेंगे तो 7 है। प्रश्न क्लियर है? अगर नहीं हो तो मैं बताऊं आपको। यहां 7 है, यहां 6 है। बोलो बच्चों, दोनों के आंसर मैंने दे दिए हैं। अगर ये दोनों प्रश्न आपके समझ में आए हैं तो बताइए, और नहीं समझ में आए हैं तो बताइए। हाँ या ना लिख दो आप, हाँ या ना लिख दो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा समझाऊं। इधर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में कुल 7 प्रोजेक्ट टाइगर हैं। फिर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में कुल 7 प्रोजेक्ट टाइगर हैं, जिनमें से 6 नेशनल पार्क हैं। जिनमें से 6 कहां लागू हैं? नेशनल पार्क में, और 1 कहां लागू है? सेंचुरी अभ्यारण्य में। अब समझ में आया? रातापानी अभ्यारण्य। तो हम नेशनल पार्क की बात करेंगे तो केवल 6 ही आएंगे, लेकिन कुल की बात करेंगे तो बेटा कुल 7 आएंगे। इन 7 में से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं
और एक अभ्यारण्य है रातापानी, जो मध्य प्रदेश में सबसे लास्ट में जो ये बनाया गया प्रोजेक्ट टाइगर, वो रातापानी है। मध्य प्रदेश में सबसे लास्ट में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम कहां लागू हुई, तो आप आंसर देंगे रातापानी रायसेन में। रातापानी रायसेन में सबसे लास्ट में लागू किया गया है 2010 में। 2010 में भारत सरकार ने भारत में 4 प्रोजेक्ट टाइगर अनाउंस किए थे, उनमें से एक मिला था मध्य प्रदेश को, रातापानी, और जिला पड़ता है रायसेन। ओके, तो कुल 7 हैं और राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे तो कुल 6 हैं। बेटा क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अब कौन से हैं ये तो पता ही है आपको। कान्हा किसली है, फिर दूसरा पेंच है, फिर बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है, संजय गांधी है और रातापानी है सबसे लास्ट में। बेटा ये क्रम है, ये मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम जिस तरह लागू हुई क्रम से, वो मैंने क्रम बोला है। चाहो तो मैं एक बार लिख देता हूं। मध्य प्रदेश में जहां जहां प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम लागू हुई है उनका क्रम क्या है वो मैं लिख रहा हूं। नंबर 1 कान्हा, आपको मालूम है यहां 1974 में लागू हुआ था। बेटा कहां पे लागू हुई थी? कान्हा में। इसके बाद हुआ था पेंच में। पेंच सुना होगा आपने। पेंच कहां पड़ता है बेटा? पेंच छिंदवाड़ा और सिवनी में है। यहां पर बेटा 1992। फिर पन्ना जो है 1993। पन्ना में 1993 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। बेटा पन्ना नहीं, पन्ना, एक मिनट रुको देखने दो। पन्ना में नहीं, बांधवगढ़ में आई थी 93 में बेटा। बांधवगढ़, पन्ना, इसके बाद पन्ना आता है। पन्ना बेटा 1994 में है। हाँ, दूसरा बड़ा पन्ना है। कान्हा के बाद जो दूसरा बड़ा पार्क है मध्य प्रदेश का जो दूसरा बड़ा पार्क है वो पन्ना में है। चलिए, 5वां है सतपुड़ा पार्क में। सतपुड़ा पार्क जो है 1999 में ये बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। और 6वां कौन सा है बेटा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यहां 2008 में आई थी स्कीम। और रातापानी जो एकमात्र अभ्यारण्य है यहां पर 2010 में। फिर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम किस पार्क में कब कब शुरू हुई वो ये लिखे हैं कुल 7। पहला है कान्हा किसली, जहां 1974 में सबसे पहले लागू किया गया। इसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 92 में है, बांधवगढ़ में 93 में है, पन्ना में 94 में है, सतपुड़ा 1999 में है और संजय गांधी 2008 में है और रातापानी सबसे लास्ट में 2010 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में शामिल किया गया था। और रातापानी एमपी का एकमात्र सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें ये लागू किया गया था, जो रायसेन जिले में है। बेटा क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है? चलिए अब अपन और आगे चलते हैं, इसको हम साफ कर दे बच्चों। तो ये था प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम, जो कैसे कैसे एमपी में और भारत में लागू हुआ और किन किन के प्रयास से केला श्रृंखला है ना, और कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। अब एक प्रश्न याद रखना कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, 12 है। और प्रोजेक्ट टाइगर ज्यादा किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क ज्यादा है, प्रोजेक्ट टाइगर ज्यादा है। और अगर प्रश्न पूछते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश है। लेकिन अगर राज्य की बात नहीं आएगी तो अंडमान निकोबार में है।
बट वो यूनियन टेरिटरी है। मध्य प्रदेश से ज्यादा अभ्यारण्य किस यूनियन टेरिटरी में है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन राज्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 12 नेशनल पार्क हैं। बेटा कितने हैं? 12 नेशनल पार्क हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने बेटा? 12 हैं। 12वां कौन सा है बेटा? 12वां कौन सा है? कूनो पालपुर। सुना होगा आपने, कूनो पालपुर। तो याद रखें 2018 में कूनो को बना दिया है मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान। और जिला कौन सा है? श्योपुर। याद रखना बेटा, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 12वां जो है वो कौन सा है? जल्दी बोलो। कूनो पालपुर। कूनो पालपुर है जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। बेटा यहां तक कोई समस्या है बेटा किसी बच्चे को? जल्दी बोल दीजिए बेटा। चले अब जो 12 राष्ट्रीय उद्यान है उनको अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। एमपी के जो 12 राष्ट्रीय उद्यान है उनको अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, है ना? कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी, इनको अपन एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं कान्हा किसली को। कान्हा किसली ये राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा बेटा इसका नाम था अभय वन। बेटा क्या नाम था? किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले अभय वन के नाम से जानते थे? ये अभय वन 1933 में बना था। इसे अभ्यारण्य बनाया गया 1952 में। याद रखना बेटा 1952 में इसे अभ्यारण्य बना दिया गया। बोलो बच्चों। और 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया। बोलो बच्चों। और 1974 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम लागू कर दी गई और ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। बच्चों समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। मंडला। और कुछ भाग इसका बालाघाट में भी। याद रखना बेटा, अगर वो जोड़ियां देते हैं कि किन 2 जिलों में है तो आएगा बालाघाट। कुछ हिस्सा बालाघाट में, लेकिन मैक्सिमम पार्ट अगर एक ही जिला पूछते हैं तो मंडला। अगर आता है ना बालाघाट डिंडोरी, मंडला बालाघाट, मंडला जबलपुर, तो आप फिर मंडला बालाघाट लगाएंगे इस कंडीशन में कि अगर वो 2 जोड़ियां देता है कि मंडला बालाघाट में है, बालाघाट डिंडोरी में है, बालाघाट उमरिया में है, मंडला उमरिया में है, तो उस कंडीशन में आप लगाएंगे मंडला और बालाघाट में है। बच्चों समझ में आ रहा है? सुनील त्यागी वेरी गुड बेटा। चलिए तो बेटा कहां पर है? यहां हो गया। अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है वो यही है। 940 वर्ग किलोमीटर में बेटा फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में 940 स्क्वायर किलोमीटर में जो फैला हुआ है वो यही है। बोलो आगे चले। भूरा द नाम सुना है बेटा? 2017 भूरसिंह द बारासिंगा। भूरसिंह द बारासिंगा। बेटा ये प्रश्न याद रखना। भूरसिंह बारासिंगा 2010 भारत का पहला मैस्कॉट बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? मैस्कॉट।
या शुभंकर। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिसने अपना लोगो, लोगो भी कहते हैं बेटा इसको, लोगो या शुभंकर या मैस्कॉट जारी किया था, तो उसका नाम है कान्हा। और मैस्कॉट किसे बनाया था? भूर सिंह द बारासिंगा। जब आप कान्हा का पिक्चर देखेंगे तो मेन गेट पर इसी का ही पिक्चर लगा हुआ है, भूर सिंह द बारासिंगा। ओके, यानी कि इसका पर्पज था बारासिंगा को बचाने के लिए। और रोहन चक्रवर्ती, एक और प्रश्न याद रखें कि रोहन चक्रवर्ती वो व्यक्ति है, रोहन चक्रवर्ती वो व्यक्ति है जिन्होंने भूरसिंह द बारासिंगा का जो डिजाइन था वो इन्होंने ही बनाया था, नाम था रोहन चक्रवर्ती। ओके बेटा, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 2005 जब आया, 2005 देखिए 1955 में स्थापित हुआ तो 2005 में 50 वर्ष पूरे हुए। क्लियर है ना? 1955 में स्थापित हुआ तो 2005 में कान्हा के 50 साल पूरे हुए तो एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। तो ध्यान रखें किस पार्क के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है, तो उसका नाम है कान्हा किसली। ओके, और बारासिंगा छापा था इस पर बेटा। बेटा इस जो डाक टिकट था बेटा क्या छपा था? ब्रैडरी प्रजाति का बारासिंगा। ओके, मध्य प्रदेश में कान्हा में सबसे ज्यादा ब्रैडरी प्रजाति का बारासिंगा पाया जाता है और इसी ब्रैडरी प्रजाति के बारासिंगा को एक नाम दिया है कान्हा का गहना। बेटा याद रखना, कान्हा का गहना किसे कहते हैं? तो ब्रैडरी प्रजाति के बारासिंगे को। और इसी बारासिंगे को छापा गया था डाक टिकट पर जब कान्हा के 50 साल पूरे हुए थे। बच्चों क्लियर है ना? बेटा समझ में आ रहा है ना बेटा? बस बेटा जल्दी से आप लोग 2 स्टार लगा लें कम से कम, या पटवारी बन जाएं या माप्रपू बन जाएं, तब मुझे लगेगा कि मैं सही पढ़ा पाया और मेरा प्रयास सार्थक रहा ना बेटा। ये कब आइडेंटिफाई होगा? जब आप एक मध्य प्रदेश शासन में एक अच्छा पद प्राप्त कर लें तो हमारा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। चलो नहीं, जल्दी से आप करें। 2021 में एक बेहतरीन प्रयास करें आप, फिर हमें अच्छा लगेगा, है ना। टीचर के लिए सबसे अच्छा पढ़ाना तब होता है जब उसके बच्चे पढ़ लिख कर उससे भी आगे निकलें, है ना, जिससे कभी, है ना, आपका भविष्य बने। चलिए आगे चलते हैं बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बोलो बच्चों, कान्हा हो गया, कान्हा का गहना भी हो गया और सबसे ज्यादा जो है ब्रैडरी प्रजाति के बारासिंगा कहां पाए जाते हैं? कान्हा में पाए जाते हैं। आगे बढ़े बेटा, अगला प्रश्न सुनिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस पार्क में पाए जाते हैं? जल्दी से बताओ बेटा, किस पार्क में पाए जाते हैं? किस पार्क में या नेशनल पार्क में मिलते हैं? बेटा प्रश्न क्लियर है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर या बाघ, एक प्रश्न बेटा ये हो गया। दूसरा प्रश्न होगा कि मध्य प्रदेश में बाघों का सर्वाधिक घनत्व किस पार्क में है? बेटा ये 2 प्रश्न हैं और दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। अगर आप दोनों आंसर दे देते थे तो बिल्कुल प्रश्न क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बताएं बेटा, सलोनी आंसर दें बेटा। नहीं आया, चलिए मैं बता देता हूं। अगर सर्वाधिक बाघ की बात आएगी तो आएगा आंसर कान्हा, और घनत्व की बात आएगी तो आएगा बांधवगढ़, अंधवगढ़। बेटा क्लियर है?
अगर आता है प्रश्न कि मध्य प्रदेश में बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व किस पार्क में है, तो बांधवगढ़। ऐसा कहते हैं कि यहाँ प्रत्येक 8 किलोमीटर पर एक बाघ पाया जाता है। और ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ टाइगर की बात आती है, नंबर ऑफ टाइगर, सर्वाधिक बाघ किस पार्क में है, तो कान्हा में है। बेटा याद रहेगा, सर्वाधिक बाघ और सर्वाधिक बाघों का घनत्व। जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। और बेटा कृष्ण मृग भी यहां पाए जाते हैं। कान्हा में काले हिरण बोलते हैं कृष्ण मृग, लेकिन ध्यान रखना मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कृष्ण मृग नहीं पाए जाते। हाँ, कान्हा में जो सबसे ज्यादा है वो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है और कृष्ण मृग है। कृष्ण मृग एमपी में सबसे ज्यादा सतपुड़ा पार्क में पाए जाएंगे। वो कृष्ण मृगों के लिए ही विख्यात है। कौन सा बेटा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। आगे चल रहे हैं बेटा, चलिए। कान्हा में हालो और बंजर घाटियां बड़ी फेमस है। हालो, कान्हा में कान्हा जो पार्क है इसमें 2 घाटियां बड़ी फेमस हैं, एक हालो है और दूसरी बंजर घाटी है। तो याद रखना, कभी कभी पूछते हैं कि बंजर घाटी किस पार्क में है, तो कान्हा में है। एक राइटर हुए हैं इंग्लिश राइटर ब्रांडेर, तो ब्रांडेर ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का वर्णन किया है। एक राइटर हुए थे ब्रांडेर, तो ब्रांडेर ने अपनी पुस्तक में बंजर घाटी का जिक्र किया था। उनकी बुक का नाम था वाइल्ड एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। आगे चलते हैं। इस पार्क में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इंडियन गोस्ट ट्री भी इसी में पाया जाता है। और बामनी दरार, बेटा एक प्रश्न है, बामनी दरार, बामनी दरार इस कान्हा की सबसे ऊंची चोटी है। बामनी दरार इस पार्क की सबसे ऊंची चोटी है, जहां सनसेट पॉइंट बड़ा अच्छा लगता है। बेटा क्या नाम है? सनसेट पॉइंट, ओके, या सूर्यास्त बिंदु। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बैगा जनजाति भी इसी, देखो मंडला में है और मंडला में बैगा जनजाति पाई जाती है जो साल के पेड़ को नहीं काटती। ध्यान रखना बेटा, ऐसी कौन सी जनजाति है मध्य प्रदेश में जो साल के पेड़ की पूजा करती है? इस पेड़ पर बहुत सारा मदरा चढ़ाती है और मुर्गे को काट के चढ़ाती है और बाद में जस्ट लाइक प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं, बट ये साल के पेड़ को नहीं काटते। और ये लोग जमीन को हल से जोतते भी नहीं हैं। तो याद रखें कि बैगा जनजाति किस पेड़ पर किस पेड़ को नहीं काटती? कहते हैं कि जो देवता है बूढ़ा देव इसी पेड़ पर रहते हैं, ऐसा ये मानते हैं। और साल की लकड़ी से मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं बेटा। है बुधनी नाम सुना होगा, बुधनी सीहोर, जहां शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है, यहीं पर जो है बुधनी है, यहाँ बनता है। आगे चलते हैं बेटा। इसमें राजा और रानी के नाम से 2 साल के पेड़ भी हैं। और इस पार्क को 1999 में सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म के लिए अवार्ड भी मिला है। इसी पार्क में बगीरा जंगल रिसोर्ट भी है। और एक खास बात, मध्य प्रदेश में एकमात्र पार्क है जिसमें हवाई पट्टी है अपनी। वो कौन सा है? कान्हा किसली, इसमें अपनी हवाई पट्टी भी है। और विश्व बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से कान्हा पार्क में शेरों की संख्या को बढ़ाने के लिए पार्क इंटरप्रिटेशन प्लान चलाया जा रहा है। तो याद रखें, मध्य प्रदेश के किस पार्क में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन प्लान चलाया जा रहा है? तो वो कान्हा है। और कान्हा में ही एक प्रश्न और है जो एमपीपीएससी में पूछा गया है, चुटका मंडला। चुटका मंडला में मध्य प्रदेश का
पहला न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक प्रश्न आया था एमपीपीएससी में कि मध्य प्रदेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां स्थापित हो रहा है, तो चुटका गांव मंडला, वो इसी कान्हा किसली पार्क में है। और दूसरा है शिवपुरी में। दोनों प्रस्तावित हैं, ये कान्हा में चुटका गांव में है और दूसरा शिवपुरी में। भारत का पहला तारापुर महाराष्ट्र में था, ये एमपी का पहला है, नाम है चुटका गांव मंडला, प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट। बोलो बच्चों, आगे चलते हैं। और कान्हा का सबसे पुराना जो टाइगर था उसका नाम था मुन्ना। याद रखें, कान्हा, इस कान्हा का सबसे खूंखार और पुराना टाइगर था, नाम था मुन्ना। तो मुन्ना क्या था, एक कुख्यात टाइगर जो कान्हा का था, इसे वन विहार भोपाल में शिफ्ट कर दिया है। बहुत ही खूंखार था, कई बार लोगों पे अटैक भी कर दिया था, इसलिए इसको यहां से भगा दिया है। कहां पहुंचा दिया है ना, वन विहार भोपाल में पहुंचा दिया है। तो बेटा आज हम कान्हा तक ही पढ़ेंगे। कान्हा के लास्ट में कुछ स्पीड मैंने बढ़ा दी थी, बट इसलिए केवल कि कान्हा पूरा हो जाए, है ना। एक्चुअली क्लास एंड की तरफ चल रहा है, तो थोड़ा सा स्पीड और फास्ट रखेंगे इसमें, है ना। तो बेटा आज यहीं तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा। कल हम 8:30 पर फिर मिलेंगे, और जो बाकी राष्ट्रीय पार्क हैं, पेंच है, पन्ना है, संजय गांधी है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, इनके बारे में कल अध्ययन करेंगे। एक बार आप सब बच्चे पढ़ के आइए, जो चीजें आप पढ़ के आएंगे तो वो आपको इजी समझ में आ जाएंगी, और जो आपने नहीं पढ़ा है वो मैं आपको समझा दूंगा और बता दूंगा, तो स्पीड थोड़ी सी मेंटेन हो जाएगी, है ना बेटा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रखेंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, कल फिर मिलते हैं। चलिए बाय बाय बेटा, जय हिंद।